जस्ट इंग्लिश क्लासेस कैसे हो गाइस आप सभी। नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस एक्टिविटी 7 है और मैं करा रही हूँ आपको डीटे प्लस पी टीजीटी पीजीटी यूपी एमआरएस और बीपी एससी जैसे केवीएस वगैरह के लिए तैयारी। और बिल्कुल गाइस अगर आप नहीं जुड़े अभी तक मेरे साथ, ये पहला आपका वीडियो है मेरी क्लासेस में, तो बिल्कुल आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए, ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर ऐसे किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको वैसे ही क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। चलिए देख लेंगे क्या है आज हमारे पास। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको मुझे आंसर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए भाई तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है आ डैश इज अ नैरेटिव प्रोज फिक्शन। ये एक प्रोज फिक्शन होता है नैरेटिव हुज लेंथ, जिसकी लेंथ शॉर्टर होती है नॉवल से बट लॉन्गर देन मोस्ट शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन ज़्यादातर जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है और बाकी जो नॉवल है उससे ये छोटा होता है। तो क्या कहते हैं आप इसको, क्या आप इसको कहेंगे नॉवेल, नोवेला, फिक्शन या फिर फैंटेसी? इनमें से कौन सा जो टाइटल है वो आप इसको देंगे। तो इसका आंसर आपका बनने वाला है नोवेला, ठीक है। जो शॉर्ट नोवेल होते हैं, नोवेल से जो छोटी फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग नोवेला कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। ये एक एक्ट होता है अपने आप से बात करने का, वेदर साइलेंटली या तो चुपचाप से या फिर अलाउड या फिर जोर जोर से। अलोन ऑन द स्टेज मतलब अकेले स्टेज पर। अटर्स हिज और हर थॉट्स अलाउड, अपनी जो थॉट्स चलती रहती है व्यक्ति के अंदर, है ना, उसमें जो थॉट्स चलती रहती है ना व्यक्ति के अंदर, वो बिल्कुल अलाउड जोर जोर से वो व्यक्ति अपने मुंह से ही बोलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसी से बात नहीं की जा रही है, अपने आप से ही बात की जा रही है। बस फर्क इतना है कि जो थिंकिंग उसके अंदर चल रही है उसको ऑडियंस सुन पाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, असाइड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और सोलोलकी है और सोलो पोएट्री है। देखिए अपने आप से बात करने को आप हमेशा सोलोलकी कहेंगे, बिल्कुल गाइस, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें सोलोलकी होगा। और चलिए सोलोलकी और असाइड में बिल्कुल आपका डिफरेंस अगर जरा सा भी आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो इन दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे असाइड के बारे में। तो आपको क्या पता चला, सोलोलकी क्या होती है, थॉट्स अलाउड या साइलेंटली जो मतलब बोलता है, जो स्पीकर होता है वो अपनी थॉट्स को बोलता है अपने मुंह से, है ना, लेकिन ऑडियंस उसको केवल सुन पाती है, कोई यहाँ पे ऑडियंस से बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब इज अ स्टेज ऑफ डिवाइस, ये एक स्टेज डिवाइस होती है जिसमें कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है ऑडियंस से। किससे, देखिए यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करता है ऑडियंस से हिज हर थॉट्स, अपनी थॉट्स को वो बताता है खुद, है ना, और इंटेंशन इन अ शॉर्ट स्पीच, और छोटी सी स्पीच में वो बता देता है। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे आप लोग, तो देखिए जब अपने आप से बात कर रहा हो सोलोलकी होता है, और अगर ऑडियंस से बात की जा रही है, दोनों ही सिचुएशन में जो को कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इस स्टेज पे जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं, केवल ऑडियंस सुनती है, चाहे असाइड हो चाहे सोलोलकी हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो सोलोलकी होती है वो असाइड मतलब जो थिंकिंग होती है, अपनी थॉट्स अंदर व्यक्ति के चलती रहती हैं, वो केवल ऑडियंस सुन पा रही है, वो जो स्पीकर है वो उसको बता नहीं रहा है ऑडियंस को। लेकिन असाइड में क्या होता है, असाइड में वो उसको बता रहा होता है अपनी बातों को, अपनी थॉट्स को, ठीक है, डायरेक्टली वो बात कर रहा होता है ऑडियंस से, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है असाइड और सोलोलकी में। इन 1848 इंग्लैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। ये एक आर्टिस्ट का ग्रुप था इंग्लैंड के अंदर 1848 में, जिसमें कौन कौन थे, डीजी रोसेटी थे, विलियम होलमैन हंट थे एंड जॉन मिलिस थे। ये ऑर्गेनाइज्ड द क्या था, ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड से ही था, ठीक है ना, मैं PRB भी इसको कहते हैं। चलिए हु इज़ क्रेडिटेड टू हैव यूज्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका नाम आते ही आपको इनका नाम याद आ गया होगा, जो कि अपने वर्क द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने इसकी बात की है 1890 में। तो ये कौन है गाइज, तो विलियम जेम्स, बिल्कुल हम इनको जानते हैं। अगर कॉइन करने की बात की जाए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस ये जो फ्रेज है किसने कॉइन किया है, तो बिल्कुल आप लोग विलियम जेम्स पे जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। चलिए जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 एक वर्क है जो कि 1949 में आया था, और इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ। ये किस चीज़ के बारे में है, क्या ये यूटोपियन साइंस फिक्शन है, डिस्टोपियन साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल साइंस फिक्शन या फिर साइकोलॉजिकल नॉवल? तो देखिए इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये डिस्टोपियन साइंस फिक्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल का 1984 एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन है। क्लाइमेट फिक्शन,
क्या कहा जा रहा है, क्लाइमेट फिक्शन या फिर क्लीफी, क्या कहते हैं, क्लीफी भी इसको कहते हैं शॉर्ट में। तो डील्स विद इश्यूज, किस टाइप के इश्यूज को ये कंसर्न करता है, क्या ये क्लाइमेट चेंज को करता है, ग्लोबल वार्मिंग को, बोथ ए एंड बी। तो देखिए दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, दोनों ही इश्यूज़ के बारे में कंसर्न करता है जो क्लाइमेट फिक्शन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ साइंस फिक्शन, इनमें से कौन सी साइंस फिक्शन है, फ्रैंकेनस्टाइन या फिर मॉडर्न प्रोमेथियस जो कि 1818 में आया था, इसको कहते हैं, दोनों ही नाम इसी के हैं टाइटल। जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, कब आया था, ब्रेव न्यू वर्ल्ड कब आया था, 1932 में, ठीक है, इसका मैं 1932 एज लिख देती हूँ, 1932 में आया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अच्छा, फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करेंगे, फ़ारेनहाइट या फिर द मार्टिन क्रॉनिकल्स एंड द मार्टिन क्रॉनिकल्स, तो ये शायद आपका आया था, जो फ़ारेनहाइट है ये 1953 में आया था फ़ारेनहाइट। और इसकी अगर बात करेंगे जो ये आपका है, हाँ, द मार्टिन क्रॉनिकल, ये 1951 की बात करेंगे, ठीक है, 1951 की बात करेंगे। तो फ़ारेनहाइट 1953 और मार्टिन क्रॉनिकल 1951। और हाँ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसके राइटर भी मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ, जो आपका ये फ्रैंकेनस्टाइन है, ये आप जानते हैं, ये मैरी शेली का वर्क है। मैरी शेली कौन थे, पीबी शेली की वाइफ थी मैरी शेली, है ना, गॉडविन की बेटी थी। अच्छा, इसमें जो एल्डस हक्सले है सेकेंड का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कौन है, एल्डस ALDOUS, एल्डस हक्सले, याद रखिएगा, जो 1932 में ये वर्क आया था, यस। और इसकी बात करें जो फ़ारेनहाइट है, और ये दोनों ही रे ब्रैडबरी के हैं, है ना, ये दोनों ही किसके हैं, ये लिखा भी नहीं जा रहा यार, कहाँ लिखूँ मैं, चलिए, तो ये रे ब्रैडबरी, ऐसे ही सुन लो आप। अच्छा, ये इसमें जो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा आपका, है ना, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर रहेगा, क्योंकि सारे के सारे जो हैं ये साइंस फिक्शन है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो हो गया यार, हाँ, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया इसको, तो आप इसका आंसर जो दीजिएगा वो 1606 में दीजिए। वैसे 1605 की बात होती है, बट अगर परफॉर्मेंस की इसकी बात करेंगे तो 1606 पे भी आप जा सकते हैं बिना दिक्कत के। शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर द स्टोरी ऑफ मैकबेथ वॉच, जो मेन सोर्स है मैकबेथ स्टोरी का शेक्सपियर का, तो वो क्या है, देखिए, जो होलिनशेड क्रॉनिकल, जो इनकी जो ट्रेजेडी है वो ज़्यादातर होलिनशेड क्रॉनिकल से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये कहाँ लगा दिया मैंने निशान यार, मैं भी पता नहीं कैसे कैसे काम कर देती हूँ। होलिनशेड क्रॉनिकल होना चाहिए ना, सी ऑप्शन होना चाहिए। होम डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल, मैकबेथ के अंदर मैकबेथ ने बैटल में किसको हराया, जब उसके बाद वो थेन ऑफ काउडर बना, तो किसको हराया, पहले कौन था, ये टाइटल आ जाता है, जो विचेस थी उन्होंने उसको किस नाम से बुलाया था, थेन ऑफ काउडर के नाम से बुलाया था, है ना। कौन था जो मैकबेथ था, वो थेन ऑफ ग्लेमिस था, थेन ऑफ ग्लेमिस, याद रखिएगा पहले पूछा जाए। लेकिन जो चुड़ैल थी, जो विचेस थी, उन्होंने उसको किस नाम से बुलाया था, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ काउडर से उसको संबोधित किया था, ठीक है। और उसके बाद वो बन भी गया था, इसीलिए उसको भरोसा भी हो गया भी चीज़ की भविष्यवाणी पे कि भाई प्रोफेसी जो इन्होंने की है वो बिल्कुल करेक्ट है और मुझे तो राजा बनना ही है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो पूछा जा रहा है कि मैकबेथ ने किसको हराया था बैटल में, तो आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना, द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड, सी ऑप्शन। एडिशनल जानकारी मैं आपको इसलिए देती हूँ क्योंकि ये आपको रहनी चाहिए गाइस, बिल्कुल, है ना। हु इज़ मेड ईयर ऑफ डंकन्स थ्रोन, ऐसे बुक में भी पढ़ सकते हो आप लोग, ऐसे तो कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आप बुक में भी पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड जब दे दी जाती है क्वेश्चन की, तो एक दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा पता चल जाती है, तो थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है वीडियोज़ के अंदर पढ़ने से, है ना। बाकी तो किताबें हैं बहुत, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, हु इज़ मेड ईयर ऑफ डंकन्स थ्रोन, लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ गाइज कर दीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे चलना, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, है ना। तो हु इज़ मेड ईयर ऑफ डंकन्स थ्रोन, डंकन की थ्रोन का जो वारिस था वो कौन बना, तो उनका बेटा था, बड़ा बेटा, डंकन सन मेलकम, है ना। डोनाल्बिन था, एक मेलकम था, मेलकम बड़ा था, डोनाल्बिन छोटा था। अच्छा, व्हाट डू लेडी मैकबेथ वर्ड्स अनसेक्स मी हियर, यहाँ पे एक फ्रेज है अनसेक्स मी हियर, ये लेडी मैकबेथ ने बोला है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, क्या सी ये क्या भाई, वॉज नॉट टू हैव, एक सेकेंड, वोव्स होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, वोव्स, VO
WS वोव्स मतलब कसम खाना, वो कसम खाती है नॉट टू हैव सेक्स विद मैकबेथ, नॉट टू हैव विद सेक्स विद मैकबेथ अंटिल ही बिकम, जब तक वो राजा नहीं बन जाता है ना। सेकंड है सी वांट्स टू सेट असाइड फेमिनाइन सेंटिमेंट्स, अब एक फेमिनाइन सेंटिमेंट को असाइड रखना चाहती है, दैट कुड हिंडर ब्लडी एम्बिशन, जो ब्लडी एम्बिशन को हिंडर करते हैं, रोक देते हैं ना, तो फेमिनिज्म को वो एक तरफ रखना चाहती है। सी वांट्स हर चैम्बर मेड्स टू डिसगाइज हर, वो मतलब अब जो उसके चैम्बर मेड हैं उनसे कहती है कि उसको एक आदमी के रूप में वो बना दे, या फिर सी वांट्स टू हैव सेक्स विद इविल स्पिरिट। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए गाइस? बिल्कुल यही है, बी ऑप्शन है आपका। सी वांट्स टू सेट असाइड फेमिनाइन सेंटीमेंट्स, ठीक है। द अमेरिकन नोवेलिस्ट हरमन मेलविल नाम के एक अमेरिकन नोवेलिस्ट रहे हैं, तो इसमें जो है कैरेक्टर, उनका एक कैरेक्टर है कैप्टन अहाब इन मोबी डिक, है ना, मोबी डिक के अंदर, मोबी डिक हरमैन मेलविल का वर्क है मोबी डिक, तो इसमें एक कैरेक्टर है कैप्टन अहाब। तो इज अ क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल किससे इंस्पायर्ड है, इसमें पूछा जा रहा है किससे इंस्पायर्ड है ये, तो ये इसका आंसर क्या बनेगा आपका? तो ये किंग लियर से इंस्पायर्ड है गाइस, ठीक है, किंग लियर से इंस्पायर्ड है। सी स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हेनरी, द स्विस रोमांटिक हैं आर्टिस्ट हैं हेनरी फ्यूजेली, तो ये फ्रेंड है विलियम ब्लेक के, तो ट्रांसलेटेड मैकबेथ विलियम ब्लेक के फ्रेंड हैं, कौन है? हेनरी फ्यूजेली। तो इन्होंने मैकबेथ को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा पे जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने, वैसे ये स्विस हैं लेकिन इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में इसको चेंज किया है मैकबेथ को। हु रिमार्क दैट, कौन रिमार्क करता है? शेक्सपियर वांटेड आर्ट, शेक्सपियर वांटेड आर्ट, ड्राइडन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन या फिर डॉक्टर जॉनसन, तो ये हो जाएंगे बेन जॉनसन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हु रोट हिज एसेज द व्हील ऑफ फायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बार बार पहले भी बहुत बार आपको बता दिया जा चुका है, तो द व्हील ऑफ द फायर ऑन शेक्सपियर के ड्रामा पे ये डिपेंड है, जी विल्सन नाइट का ये वर्क है, ठीक है, जी विल्सन नाइट का ये वर्क है गाइस। चलिए, द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम विच पोम आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ ऑफ इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, या फिर इमॉर्टैलिटी और कहते हैं, तो सॉरी, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी जो ओड है उसका जो एपिग्राफ है गाइस, ठीक है, एपिग्राफ, तो वो कौन सी पोएम की जो है लास्ट 3 लाइन्स हैं? द रेनबो, डैफोडिल्स, द कुकू या फिर क्लाउड? यस, तो ये रेनबो की है गाइस, ठीक है, रेनबो, या फिर इसका दूसरा टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, ठीक है, ये भी इसी का टाइटल है द रेनबो का। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज पॉपुलर लाइन, कहाँ से है ये लाइन? तो ये भी आपकी रेनबो से है, रेनबो से है, और इसको माई हार्ट लीप्स अप भी कहते हैं, दूसरा टाइटल है इसका। और इसमें एक चीज़ और भी है, ये एक एपिग्राम इसको आप कह सकते हैं, इस लाइन को क्या कहेंगे आप? एपिग्राम, ठीक है, एपिग्राम में जो विटी जो एक तरीके की फ्रेज होती हैं उनको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच नैरेटिव पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज सेट ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569? 1569 में नॉर्थ में जो ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ के राइजिंग के दौरान, तो कौन सी नैरेटिव पोएम वर्ड्सवर्थ की सेट की गई है? तो वाइट डो ऑफ रिलस्टोन होना चाहिए, है ना, वाइट डो ऑफ रिलस्टोन होना चाहिए, जो कि 1815 में आई थी, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये 1815 में पब्लिश हुई थी। फेम इफ नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथ्ड एंड विद कॉन्ट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डीड्स, बताइए कितनी बढ़िया लाइन है, बट ये है कहाँ से? तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? फेम डबल फेस्ड इज डबल माउथ, डबल फेस नहीं होता तो डबल माउथ होता है, एंड विद कॉन्ट्रेरी ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डीड्स। अच्छा, इसमें ये जो लाइन है ये सैमसन एगनिस्ट की है, सैमसन एगनिस्ट की है, जो कि 1674 में आया था, और ये वर्स्ट ड्रामा है, वर्स्ट ट्रेजेडी है मिल्टन की। अच्छा, दूसरी लाइन है, यट ब्यूटी दो इंजोरियस हैथ स्ट्रेंथ पावर आफ्टर ऑफेंस रिटर्निंग टू रीन लव वन पजेसिड, बताइए। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका, ये भी सैमसन एगनिस्ट की लाइन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इनको याद रखिएगा, सैमसन एगनिस्ट से है ये वाली भी। लव क्वेरल्स ऑफ इन प्लेजिंग कॉन्कर्ड एंड नॉट वेडलॉक ट्रेचरी,
तो ये भी आपकी सैमसन एगेनिस्ट की है। सैमसन एगेनिस्ट की काफ़ी कई सारी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको दे दी है आज, तो याद इनको कर लीजिएगा अच्छे से। कल भी मैंने कई सारी लाइन आपको दी थी सैमसन एगेनिस्ट की, ठीक है। तो इसमें 24 क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये जो है बोस्ट नॉट ऑफ व्हाट दाउ वुडेस्ट हैव डन बट डू व्हाट देन दाउ वुडेस्ट। देख लीजिए क्या है यहाँ पे भाई, boast not of what thou wouldest have done but do what then thou wouldest। तो ये भी सैमसन एगेनिस्ट की है, सैमसन एगेनिस्ट की है, यानी कि ये इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई इसमें गाइस कोई सी नहीं है, ये सैमसन एगेनिस्ट की है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, इसमें जो कॉमर्स है 1634 में आया था, लिसिडस 1637 में, पैराडाइज लॉस्ट 1671 में, और कॉमर्स दोबारा से ये 2 बार आ गया कॉमर्स, इसीलिए सैमसन एगेनिस्ट रह गया। चलिए खैर 25 क्वेश्चन है। हु डिफाइंड आर्ट एज, आर्ट को इस तरीके से किसने डिफाइन किया है, क्या कहा है, द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। ये लाइन किसने कही है आर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये गाल्सवर्दी की लाइन है, जॉन गाल्सवर्दी की लाइन है गाइज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। अच्छा, आज 25 ही क्वेश्चन थे, 30 नहीं हो पाएगा इस किसी कारणवश, तो 25 ही आप देख लीजिएगा, और लास्ट में इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज जॉनर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन, एक जॉनर होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन है, सेट इन फिक्शनल यूनिवर्स, एक फिक्शनल यूनिवर्स में सेट किया जाता है, ऑफन इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड से ये इंस्पायर होता है, जो मिथ होती हैं एंड फोकलेयर है ना, जो रियल वर्ल्ड की जो कहानियाँ होती हैं फोकलेयर होती हैं, उनसे ये थोड़ा सा इंस्पायर रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, फैंटेसी है, साइंस फिक्शन है, कैंपस नॉवल है, या फिर रोमांटिक नॉवल है। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस, मिलेंगे।